चलिए आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं नीट 2024 का फिजिक्स का पेपर डिस्कशन। और आज डिस्कशन में हम देखेंगे कि क्या मैंने जो पढ़ाया है वो आया है कि नहीं पेपर में। तो आज मैं आपके सामने आया हूँ पेपर का पूरा सोल्यूशन लेकर के, और मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। और मैं दिखाऊंगा कैसे हमारे नोट से डायरेक्टली क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, देखने को मिला है पेपर के अंदर। पेपर की बात करूं तो पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड में था, कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें थोड़ा सा ट्रिकी कह सकते हैं। 3-4 क्वेश्चन सेक्शन बी में देखे गए जो थोड़े से ट्रिकी थे, थोड़े लेंदी थे। देखो जहां पर कैलकुलेशन है उसको मैं लेकर के चल रहा हूँ, कैलकुलेशन एक बायो बच्चों के हिसाब से पैरामीटर मान के चल रहा हूँ। जहां थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है उसको थोड़ा डिफिकल्ट मानता हूँ। ये अपना नजरिया है कि आप कुछ लोग कह सकते हैं कि बहुत ईजी आया है, कुछ लोग कह सकते हैं डिफिकल्ट है। बट मेरा मानना है जहां पर थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जा रहा है वहां वहां बच्चा इम्पेशेंट होता है, वहां पर वो कहीं ना कहीं गलतियां करके आता है। ठीक है, तो पेपर की बात हो गई, लेकिन मैं ये कहूंगा कि वेटेज वाइज पेपर में थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिले। जैसे मैंने देखा कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के अंदर 3 क्वेश्चन आ गए। ठीक है, ऐसा होता नहीं है जनरली, लेकिन वहां से आया। लेकिन फ्लूइड के अंदर बहुत कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, एक भी क्वेश्चन वहां से नहीं मिला। इसी प्रकार से कैपेसिटेंस के क्वेश्चंस काफी देखने को मिले। बट अगर आप बात करें इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड की बात, तो उसमें क्वेश्चन कम देखने को मिले। ठीक है, तो इसी प्रकार से थोड़ा सा रहा। ऑप्टिक्स में कुछ क्वेश्चन ज्यादा आए। ऑप्टिक्स में मैंने पाया कि ऑप्टिक्स का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा रहा हमेशा की तरह। 3 क्वेश्चन आपको उसमें को देखने को मिला, 3 से 4 क्वेश्चन आपको मैक्सिमम 3 क्वेश्चन देखने को मिले इस बार। थोड़ा सा एक क्वेश्चन पिछली बार 4 आए थे, इस बार कम हो गए। मैग्नेटिक के क्वेश्चन थे, इलेक्ट्रोडायनेमिक के क्वेश्चन मैं कहूंगा कि ज्यादा है। ठीक है, अगर मैं इलेक्ट्रोडायनेमिक के पूरा चैप्टर का जो कलेक्शन है उसको ग्रुप कहूं, तो मैंने ये देखा है कि सेक्शन ए में भी अच्छा खासा वेटेज रहा और सेक्शन बी में भी अच्छा खासा वेटेज रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। पहले ये बता दूं, ये नीट का है S4 सेट, तो हम लोग S4 सॉल्व कर रहे हैं। तो जो भी बच्चे देखेंगे S4 वाले उनके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन वाइज मिलेगा। लेकिन अगर किसी और सेट का कोई आप सॉल्यूशन देख रहे हो उसमें भी आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन तो आपको सेम मिलेंगे, बस ऑप्शन आगे पीछे मिलेंगे और क्वेश्चन का नंबरिंग थोड़ी सी अलग होती है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है ये डायरेक्टली थ्योरी है कि नहीं है, आप बताइए मुझे। ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है कि नहीं है, सीधे आपके नोट से आया है। आपने क्वांटम फिजिक्स पढ़ी होगी, क्वांटम फिजिक्स के अंदर आपको ये पढ़ने को मिलता है, राइट। तो पहला देखिए ऑप्शन क्या दिया, कह रहे हैं कि c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। कह रहे हैं कि जो आपकी लाइट ट्रैवल कर रही है वो स्पीड क्या, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर रही है फ्री स्पेस में। आगे देखिए द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फोटॉन अमंग द फॉलोइंग। तो कह रहे हैं कि फोटॉन से रिलेटेड कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें सही है। आपके पास कितने स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपके पास 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट क्वांटम फिजिक्स में आपने सबसे पहले पढ़ा एनर्जी ऑफ फोटॉन क्या होती है भैया, एनर्जी ऑफ फोटॉन सर h न्यू होती है, हमने वहां क्वांटम फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, राइट। सही है कि नहीं है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही दिख रहा है। ठीक, नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि वेलोसिटी ऑफ फोटॉन। भैया आपको पता है कि भैया यहाँ पर हमने क्वांटम फिजिक्स पढ़ा है कि लाइट में क्या है, एनर्जी जो रेडिएट करता है सोर्स, वो पैकेट्स के फॉर्म में ग्रुप ऑफ जो आपके कहते हैं कि पैकेट्स के फॉर्म में फ्लो करता है, वही पैकेट्स को कहते हैं फोटॉन, राइट। तो पैकेट्स जो ट्रैवल करेंगे कितने ट्रैवल करेंगे, ऑब्वियसली सर स्पीड ऑफ लाइट से ही ट्रैवल करेंगे, ये भी सही निकल के आ गया। मोमेंटम की बात करें, लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटॉन क्या होता है भाई, h न्यू बाय c, ये भी एकदम क्लियरली आ गया, सीधे क्वांटम फिजिक्स से पहली हेडिंग से आपको निकल के आ रहा है। फिर कह रहे हैं आगे क्या करें, फोटॉन इलेक्ट्रॉन कोलिजन में जो एनर्जी है वो क्या होती है, एनर्जी ऑफ मोमेंटम कंजर्व होती है, ये भी बात बिल्कुल ही सही है। लेकिन लास्ट की बात क्या कह रहा है, कह रहे फोटॉन विद पॉजिटिव चार्ज, क्या इससे आप सहमत हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही निकल के आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 ए बी सी डी एंड ओनली। ठीक है, आपके ए बी सी डी सही है लेकिन आपका ई सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, सीधे थ्योरी से क्वेश्चन आया हुआ है। इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन भी आपका उतना ही आसान माना जाएगा। कैसे मैं कह रहा हूँ, देखिए ध्यान से इसको पढ़िए। कह रहे हैं हाथी में स्फेरिकल शेल, अरे यार स्फेरिकल शेल मैंने कितनी बार पढ़ा है, कोई भी हॉलो स्फीयर को आप देख लो तो आपका क्या होता है भाई, आपके सरफेस पे ही सारे चार्ज हैं, आपके सरफेस पर ही सारे चार्ज होते हैं, वेरी गुड। तो पोटेंशियल इनसाइड अ स्फेरिकल शेल इज कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू क्या होती है, आप रेडियाई के थ्रू आएंगे, किसी भी पॉइंट पर जाएंगे इवन एट सेंटर, क्या होता है भाई, बी सरफेस। क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोला है आगे कहता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्या कह रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो आई थिंक यहाँ थोड़ी विजिबिलिटी लो चल रही है, मुझे इसको ठीक करना पड़ेगा, लेट मी डू इट। ठीक है, ठीक है, अब बेटर है, देखिए इसको देखने ध्यान से। तो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि यहाँ पर जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन 2 पॉइंट जो कि सी और बी, बी कहाँ है, सरफेस पे लाइन करता है, सी कहाँ है, सेंटर। तो आपको पता है कि पोटेंशियल पी पे क्या होगा, जो सरफेस पे होगा और जो सेंटर पे होगा वो भी क्या होगा,
इज इक्वल टू, तो VP इज इक्वल टू VC, तो VP माइनस VC इज इक्वल टू व्हाट बेटा, 0। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान था, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी सॉल्व ही नहीं करना था हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a wheel of bullock cart is rolling on a level road। क्या कहते हैं कि जो आपका बुलॉक कार्ट का जो चक्का है वो क्या कर रहा है, सड़क पे रोल कर रहा है ऑन अ लेवल रोड एज इन फिगर, इफ इट्स लीनियर स्पीड इज v। क्या कह रहे हैं भैया, जो कार्ट की लीनियर स्पीड है वो कितनी है, v। आपने कार को देखा है मूव करते हुए, आप देखते हो कार स्ट्रेट चलती है, लेकिन उसका टायर क्या करता है, वो रोलिंग मोशन करता है। कैसा रोलिंग मोशन करता है, राइट। आगे क्या कह रहे हैं, देखिए ध्यान से। तो अगर मैं बात करूं, कार का पार्ट होता है चेसिस, यस, चेसिस वो पार्ट होता है जिसमें चक्का लगा होता है। तो सेंटर जो मूव करेगा, एक कॉमन सेंस लगा लेते हैं कि सेंटर वाले पॉइंट की बात करूं, अगर मैं किसकी बात करता हूं, सेंटर की, तो क्या वो V से मूव करेगा, यस सर, V से मूव करेगा, क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है बॉस, सीधे चेसिस से कनेक्टेड है, तो बॉडी का जो भी होगा स्पीड वही स्पीड होगा, वेरी गुड। लेकिन अगर मैं बात करूं सरफेस का, तो क्या ये रेस्ट पे है, यस सर, ये रेस्ट पर है। कैसे, क्योंकि अब वो क्या है भाई, रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें तो हमारा रोड है, रोड के कांटेक्ट में है, तो भैया इसके अंदर जो चेंज आ रहा है वो 0, तो वहां पर क्या हो गया, आपका स्पीड इज 0। तो आगे क्या करें, तो देखिए ध्यान से, डायरेक्शन शोन इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, वगैरह कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो कह रहे हैं पॉइंट बी हैज 0 स्पीड, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता यार। अगर आप ऑब्जर्वर भी हो तो आप देख करके बता सकते हो सर, पी जो आगे की तरफ मूव करेगा वो नीचे की तरफ आ रहा है, रोड की तरफ आ रहा है, तो बिल्कुल 0 नहीं हो सकता। P मूव फास्टर देन Q, अभी आते हैं इस पर, P मूव स्लोअर देन Q, Q क्या है भैया, Q तो रेस्ट बोल दिया मैंने, 0 बोल दिया, तो ये क्या हो गया आपका, ये भी गलत हो गया। बोथ द पॉइंट भी, ये तो हो ही नहीं सकता। Which option is correct? C option is correct। चलिए, अगर इसको आपने पढ़ा हुआ है तो आपको अच्छे से पता है कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ट्वाइस ऑफ v। ठीक है, ये एकदम सिंपल है, आपने पढ़ा हुआ है इसको पहले भी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इन अ मोनो, इफ द मोनोक्रोमैटिक सोर्स इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो यंग डबल स्लिट तो आपको अच्छे से पता है ना, क्या होता है भाई, कोहेरेंट सोर्स को हम क्या करते हैं, पास कराते हैं दो स्लिट से, जिससे कि एक इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर प्लेन वेव आते हैं आपके वेवफ्रंट्स पे, इस तरीके से आपको अच्छे से पता है, एक्सपेरिमेंट आपने करा हुआ है, जिससे कि एक स्क्रीन होती है, इस पे आपको डार्क और ब्राइट पैटर्न देखने को मिलता है, उसको कहते हैं इंटरफेरेंस। ठीक है, कह रहे हैं रिप्लेस कर दिया इसको व्हाइट लाइट से। क्या कह रहे हैं, मोनोक्रोमैटिक सोर्स को किससे रिप्लेस कर दे रहे हैं, व्हाइट लाइट से। अरे व्हाइट लाइट में तो सात होती है अलग अलग, है ना, कहते हैं विबग्योर तो पढ़ा ही हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, देन ऑल ब्राइट फ्रिंजेस विल बी ऑफ इक्वल विड्थ। ये क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि सबका आपका क्या है भाई, एक चीज बताओ, क्या जो फ्रिंज विड्थ होती है वेवलेंथ से डिपेंडेंट होती है, ऑब्वियसली सर आपका जो फॉर्मूला है उसमें लैम्डा आता है, तो क्या विबग्योर के अंदर वेवलेंथ सबकी बराबर होती है, वेवलेंथ इज नॉट इक्वल। तो पहला ऑप्शन तो इसी गया है ना, पहला ऑप्शन तो बिल्कुल भी गलत है, पहला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न विल डिसअपीयर। तो क्या करें, इंटरफेरेंस पैटर्न डिसअपीयर हो जाएगा क्या, कितने लोग कह रहे हैं कि ये हो सकता है, बताइए इंटरफेरेंस पैटर्न होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। सेंट्रल में क्या आएगा, सेंट्रल में आएगी ब्राइट फ्रिंज, क्या आएगी, ब्राइट फ्रिंज आएगी। देयर विल बी अ सेंट्रल डार्क फ्रिंज, ये ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन सी गलत बचा है। देयर विल बी अ सेंट्रल ब्राइट व्हाइट फ्रिंज सराउंडेड बाय अ फ्यू कलर्ड फ्रिंजेस, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ये भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था, आपके नोट से आप पढ़ेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। क्या आगे बढ़ जाएं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, जल्दी जल्दी करना है, बहुत ही स्पीड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए फिर से क्वेश्चन बहुत इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आप ऐसे ही देख करके खुश हो जाएंगे। क्या है भैया, ये नैंड एंड और सब पढ़ा हुआ है हम लोग ने, है ना, ये सारी चीजें अच्छे से पढ़ी हुई है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द आउटपुट y ऑफ द गिवन लॉजिक गेट इज सिमिलर टू द आउटपुट ऑफ, कौन सा इसमें से गेट है जिसका आउटपुट मैच करेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्वेश्चन कितना आसान था, ये क्वेश्चन कितना आसान था कि अगर आप देख रहे हो यहाँ से, ये क्या है, कुछ नहीं है सर, नैंड गेट लगा हुआ है ना, और आउटपुट में क्या आएगा इस केस में, सर ये तो नैंड वो वाली बात हो गई जो एक ही सिग्नल लगा रहे हो तो नॉट गेट की तरह काम करेगा। यहाँ से दे देगा ए बार, यहाँ से क्या दे देगा ये बी बार। तो आपको याद है कि कैसे हम नैंड गेट का इस्तेमाल करके, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, कैसे नैंड गेट का इस्तेमाल करके हम नॉट बनाते थे, क्योंकि सिग्नल सब सेम है, यहाँ से भी ए जा रहा है, यहाँ से भी ए जा रहा है, तो ए डॉट ए में आउटपुट में क्या आएगा, और आगे क्या लगा नॉट। ए एक्चुअल में ये नॉट गेट को रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है,
सिंपल नॉट गेट को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ये नॉर वाला है ना, नॉर वाला गेट यूज कर रहे हैं, तो ये भी आपका क्या भाई, आप सिंगल सिग्नल को अगर स्प्लिट करके लगा देते हो तो ये काम करने लगता है एज अ नॉट गेट। तो ये तो सिंपल सर्किट हो गया, ए बार बी बार सिग्नल आया, व्हाट इज दिस अगेन अ नॉर गेट। तो ए बार प्लस बी बार का होल बार ये किसके बराबर होता है भैया, ए डॉट बी। इसका जो आउटपुट आएगा वो कौन सा आएगा, ए डॉट बी। यानी कि क्या आ रहा है, वो एंड गेट का आउटपुट दे रहा है। कौन सा आउटपुट दे रहा है, एंड गेट का आउटपुट आ रहा है। तो ऑप्शन इज करेक्ट। अगर इसको अभी समझ नहीं आया तो कुछ मत करो, बहुत सिंपल सी बात है। आप एक ट्रुथ टेबल बना लीजिए, जिसको सॉल्यूशन और डिटेल चाहिए कुछ मत करिए, आप क्या करिए, सिग्नल ले लीजिए, ठीक है। अब इसका नॉट बना लीजिए, इसको नहीं आ रहा है समझ में, उसके लिए बता रहा हूँ सर, ठीक है। ए बार बना लीजिए, बी बार बना लीजिए, ठीक है। क्या कर लेंगे, 1 0 1 0 और यहाँ 1 1 0 0 आएगा भी नहीं आएगा, ए बार बी बार हो गया, ठीक। नेक्स्ट ए बार बी बार का और ऑपरेशन करके उस पे नॉट कर लीजिए, तो ए बार प्लस बी बार, और करना आता ही होगा आपको, है ना, ठीक। और इसका बार कर लीजिए, इसका बार कर लेंगे तो क्या आएगा, ए बार प्लस बी बार का होल बार, क्या आ जाएगा 0 0 0 1। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ए डॉट बी को। यानी कि एंड गेट आपका बन के तैयार हो गया। देखिए प्रूफ कर दिया मैंने, आपके ट्रुथ टेबल से भी आप कर सकते थे इसको क्वेश्चन को, लेकिन ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, तो इतना मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं थी। क्या इसको हम लोग वैसे डिराइव भी कर सकते हैं, यस डिराइव भी कर सकते हैं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, इतने तरीके मैंने सिखाए हुए हैं कि आपके पास मल्टीपल तरीके हैं एक ही सवाल को सॉल्व करने के लिए। अभी मैंने एक आपको सॉल्यूशन दिखाया, सामने से ऐसे दिखाया, फिर ये भी दिखा दिया। आपको अगर याद होगी प्रॉपर्टीज तो उससे भी आप कर लेंगे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी, ये आपने सेल पढ़ी थी, सेल पढ़ा है आपने अच्छे से उससे, तो इससे आप कर लेंगे। टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी, उस ईएमएफ कितना भी है, बैटरी का ईएमएफ क्या होता है, मैंने कितनी बार बताया है कि जब सेल ओपन सर्किट होती है तो जो वोल्टेज आता है उसके टर्मिनल के अक्रॉस, वही होता है आपका ईएमएफ ऑफ द सेल। वेरी गुड। कितना दिया हुआ, ई दिया हुआ सर, ई दिया हुआ है आपका 10 वोल्ट। वेरी गुड। इंटरनल रेजिस्टेंस दिया स्मॉल आर दिया हुआ है 1 ओम, और इसको कनेक्ट किससे कर रहे हैं, जिसको कनेक्ट कर रहे हैं 4 ओम से। जैसे ही सर्किट, टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, जब आप सर्किट को क्लोज सर्किट में कन्वर्ट करते हैं तो वहां पर वोल्टेज ड्रॉप आता है, ठीक है। तो वही बात कर रहे हैं कि भैया यहाँ पर बताइए कि टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा। कितना आसान क्वेश्चन था। तो पहले करंट निकालो, सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है, ठीक है। सर्किट में करंट क्या, ओम्स लॉ क्या होता है, I V अपॉन क्या होता है, ठीक है, R होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो ये R कौन सा हो जाएगा, अब यहाँ पर R हो जाएगा सर टोटल, तो ईएमएफ मतलब सेल क्या था यहाँ पर, E अपॉन इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R प्लस R। अगर जिसको नहीं आता है उसको ये इक्वेशन तो पता ही होगा, E माइनस IR V इक्वल टू, ये इक्वेशन तो पता होगा ना। इसको रीअरेंज कर लोगे बच्चे तो ये फॉर्मूला फिर से बनके तैयार हो जाएगा। ये हो जाएगा 10 अपॉन कितना आ जाएगा 5, कितना आ गया भाई, माफ करना 5 बोल दिया क्या मैंने, गलत बोल दिया, सही बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2 एम्पियर, कितना हो जाएगा 2 एम्पियर, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मैंने करंट निकाल दिया सर्किट में, कितना निकाल दिया 2 एम्पियर आपका करंट आ गया। वंस यू गेट द करंट तो कुछ नहीं करना है, टर्मिनल वोल्टेज कहां होगा, टर्मिनल वोल्टेज से यहां पे लाई करेगा, तो टर्मिनल वोल्टेज क्या जाएगा, V इक्वल टू, फिर से सिंपल 2 एम्पियर गुणे 4, कितना आ गया रे 8 वोल्ट आया कि नहीं आया। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। सही है कि नहीं, क्वेश्चन आसान आ रहा था कि नहीं आ रहा सारा पेपर में। अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा है जो कठिन है, बिल्कुल भी नहीं, एकदम आसान है, आप इसे सॉल्व कर लें, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ गया, हॉरिजॉन्टल फोर्स। अभी तो और बेकार क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं भैया, हॉरिजॉन्टल फोर्स। ये तो सिंपल एग्जांपल, लेवल 2 का एग्जांपल जो करा था न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के अंदर, आपकी नोट्स के अंदर, उसी एक्चुअली क्वेश्चन आ गया है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको पढ़ाया नहीं गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ ब्लॉक ए। कह रहे हैं ब्लॉक ए पर हमने क्या लगाया, 2 ब्लॉक हैं ए और बी, जिसमें से ब्लॉक ए के ऊपर हमने लगा दिया है फोर्स। क्या लगा दिया हमने, ब्लॉक ए के ऊपर हमने लगा दिया है फोर्स, ठीक है। वेरी गुड। फिर कह रहे हैं 10 न्यूटन का बल लगाते हैं, द मास ऑफ ब्लॉक ए एंड बी आर 2 kg एंड 3 kg रिस्पेक्टिवली, द ब्लॉक साइड ओवर अ फ्रिक्शन। बहुत अच्छी बात है, फ्रिक्शन है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, एक साइड से हम ढकेल रहे हैं और दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहे हैं, बहुत अच्छे। तो कंबाइंड ब्लॉक सिस्टम का एक्सीलरेशन निकालो। सबसे पहले क्या करोगे, कंबाइंड ब्लॉक का क्या निकालोगे, एक्सीलरेशन। तो आपको पता है फोर्स न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से m * a होता है, तो एक्सीलरेशन क्या हो, कंबाइंड के लिए क्या हो जाएगा भैया, फोर्स अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास। कितना है तेरा 10 न्यूटन है, टोटल मास कितना हो गया, 2 + 3 कितना हो गया 5, कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको अच्छे से पता है कि F क्या होता है, ma होता है। F कितना होता है ma, a निकाल दिया, m तुमको पता है,
तो आपको अच्छे से पता है 2 किलोग्राम, अगर ध्यान सुनना, 2 किलोग्राम ब्लॉक अगर 3 किलोग्राम वाले ब्लॉक को साथ में लेकर के चल रहा है और उसको ढकेल रहा है इस तरीके से कि उसका एक्सेलरेशन भी कितना है, एक्सेलरेशन कितना है इसका पता, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कंबाइंड, इसका मतलब इसका भी एक्सेलरेशन तो नहीं होगा जितना एक्सेलरेशन इसका होगा, तो 10 न्यूटन हमारे पास थे, तो इसको अगर 2 मीटर पर सेकंड से मूव करना है तो कितना फोर्स चाहिए होगा, अरे यार F इक्वल टू m होता है 2 into 2 4 न्यूटन इसको चाहिए, तो बचा कितना 6 न्यूटन इसके पास जाएगा, फिर भी अगर नहीं आता है तो फोर्स फॉर 3 किलोग्राम ब्लॉक क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया 3 into 2 दैट इज 6 न्यूटन, 6 न्यूटन, कौन सा ऑप्शन चाहिए, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितना आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ सेम मास, क्या कह रहे हैं भैया कि दो बॉडी हैं जिनका मास क्या है, सेम है, मास क्या है, सेम है, ठीक है, ठीक है, देखिए दो बॉडीज है ए एंड बी ऑफ मास 100 ऑफ सेम मास, तो क्लियर है कि एक बॉडी ए है एक बॉडी बी है और मास ऑफ ए इज इक्वल टू मास ऑफ बी इज इक्वल टू कितना मान लिया मैंने, m मान लिया, कितना मान लिया m, कह रहे हैं इनइलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, लेकिन क्या मोमेंटम कंजर्व होता है कि नहीं होता, आप कहेंगे यस सर मोमेंटम इज कंजर्व, मोमेंटम कंजर्व मतलब क्या होता है कि कोलिजन के बाद और कोलिजन के पहले का मोमेंटम कंजर्व रहेगा, वेरी गुड, तो ठीक है, तो क्या होता है मोमेंटम की बात करें तो p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल, कोलिजन के बाद क्या हो गया, देखो ध्यान से क्या करें, ए बॉडी मूव्स विद वेलोसिटी v1 व्हाइल बॉडी b इज एट रेस्ट, बॉडी भी क्या है रेस्ट है, तो जाएगा m into v1 plus 0 इज इक्वल टू, ठीक है, ध्यान से देखना क्या कहना है, क्या था वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन इज v2, ठीक है, कोई बात नहीं, अपने क्या मान लिया इसको v2 मान लिया, द रेशियो क्या होगा भैया, तो यहाँ एक चीज बताइयो, जब जब कोलिजन हो जाएगा और अगर वो साथ में चल रहा है तो टोटल मास यहाँ मान लेते हैं, ये क्या हो जाएगा m टोटल, तो कितना आ जाएगा भैया v2 क्या हो जाएगा मास इनटू मास, अब वो क्या मास प्लस मास है ना, ऐड हो गई दोनों बॉडी जब कोलाइड करने के बाद साथ में चलने लगी अगर तो, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, ठीक, तो क्या हो जाएगा ये 2m हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और इसके बाद इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m v1, तो ये हो जाएगा v2 अपॉन v1 इज इक्वल टू m अपॉन 2m, यानी कि 1 अपॉन 2, कितना आ गया 1 अपॉन 2, हमसे पूछा क्या गया v1 अपॉन v2 पूछा गया ना, तो ये जाएगा 2 अपॉन 1, कितना आ जाएगा 2 अपॉन, व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 क्या है आपका, सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अभी तक कोई आपको दिक्कत हो मुझसे पूछिए, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर नोटिस करते हैं, क्या है नेक्स्ट, अ बॉल इज वर्ल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, क्या कर रहे हैं एक बॉल को हम वर्ल्ड कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन के अलोंग, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन ये होता है सरफेस आपका जो जमीन है वो क्या हॉरिजॉन्टल प्लेन है, फिर क्या कर रहे हैं विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ ओमेगा आरपीएम, क्या भैया एंगुलर स्पीड दी हुई है, कितना भैया ओमेगा, इनिशियल क्या है इनिशियल स्पीड, एंगुलर स्पीड ये दिया हुआ है, आगे क्या द टेंशन इन द स्प्रिंग, कह रहे हैं टेंशन इन द स्प्रिंग कितना है उस टाइम पर इनिशियली, ठीक है, इनिशियल एंगुलर स्पीड is omega, initial tension in string is t, आगे देखिए क्या करते हैं स्पीड, अगर हमने क्या कर दिया फाइनल एंगुलर स्पीड कितना कर दिया डबल कर दिया 2 ओमेगा, इक्वेशन 1 2, ठीक है 3, आगे क्या कर रहे हैं बताइए, फिर कह रहे हैं व्हाइल कीपिंग द रेडियस सेम, मतलब जो रस्सी की लंबाई है वो सेम है, आगे क्या कह रहे हैं टेंशन है तो कह रहे हैं टी फाइनल कितना होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या आपके आइडिया से बताइए इस क्वेश्चन करने के लिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सोचिए जल्दी से और फिर मुझे बताइए, अगर आपको आता है दैट इज वेरी गुड, अगर नहीं आता है जस्ट सी मैं क्या करने जा रहा हूँ इसके बाद, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम कभी भी आप अगर एंगुलर स्पीड की बात करें तो सबसे पहले आप क्या बनाएंगे एफबीडी बनाएंगे, क्या बनाएंगे एफबीडी, अगर आप एफबीडी बना सकते हैं तो आपका काम वैसे ही हो जाएगा, ठीक है, अगर एफबीडी आप बना लोगे तो काम हो जाएगा, जैसे मान लो कि यहाँ पर ये आपने एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ आपने फिक्स कर रखी है और ये टेंशन क्या है टी और ये आपका हो गया ओमेगा, ठीक है, ये क्या है फिगर इनिशियल का फिगर है, बाद में अपन क्या कर रहे हैं और फॉर्मूला क्या होगा
फॉर्मूला हो जाएगा, अगर सर इसकी लेंथ l है तो टेंशन इज इक्वल टू हो जाएगा ml ओमेगा स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन, ठीक है, आपका ये हो गया फोर्थ। फिर अगर हम बाद में क्या कर रहे हैं, चेंज करेंगे, तो चेंज करेंगे तो फिर नया एफबीडी, क्योंकि लेंथ तो सेम ही है, मैंने कहा है ना रेडियस सेम रखना है, तो लेकिन अब जो टेंशन स्ट्रिंग का है वो नहीं पता हमको, T फाइनल वी डोंट नो, लेकिन हमें ये पता है ये हो गया ट्वाइस ऑफ ओमेगा। क्या हो गया ये, ट्वाइस ऑफ ओमेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप एक काम करो, यही जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, just put the values ना, तो T final is equal to mass of the object will be same, yes sir, length will be same, yes sir, omega will be twice, तो कितना हो गया भाई ये बताओ, 4 ml ओमेगा स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, 4 ml ओमेगा स्क्वायर के हिसाब से देखेंगे तो इसका मतलब 4 टाइम्स ऑफ द, बताइए, प्रीवियस टेंशन, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। देखो लिखा हुआ है 4 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस टेंशन। ये था क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन है। फिर से आपकी थ्योरी से क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन जब तक आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे यू विल नेवर अचीव कि आपका नीट में कुछ अच्छा हो रहा है, ठीक है। ध्यान रखिए सारे फॉर्मूले विद कांसेप्ट आने चाहिए, सिर्फ फॉर्मूले पढ़ने से भी कुछ नहीं होता है, और कांसेप्ट के बिना वो फॉर्मूले किसी काम के नहीं है। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए कांसेप्ट आपका लगा तो आपने कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अब ये न्यूक्लियर की बात आ रही है। फिर से देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन द न्यूक्लियर क्या लिखा हुआ है, in the nuclear emission stated above the mass number atomic number of the product Q is respectively R। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, देखिए क्या है ये 290 82। सबसे पहले क्या कर रहे हैं भैया, अल्फा, अल्फा जब भी आपका होता है तो एमिशन होगा तो क्या लेके जाएगा, पहली बात तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, जिसके कारण सबसे पहले आपका ये हो जाएगा रिड्यूस होकर के कितना हो जाएगा 286। अब ये 286 आपका सीधे जाकर के आप लिख सकते हो कहां पर, प्रोडक्ट के पास, जो कि कितना होगा, ये तो क्लियर हो गया। तो ढूंढो पहले 286 वाले ऑप्शन कौन कौन से हैं, 2 ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पर, 2 ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो गए, ठीक है, 2 ऑप्शन आपके दिख रहे हैं, 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। फिर क्या है भाई आपका, फिर से एक प्रोटॉन और फिर से बीटा और फिर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ध्यान से देखना, ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या रिडक्शन हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पर देखिए, तो इसके आगे अगर देखेंगे तो आपका 286 आपको समझ में आ गया कि जब भी आपका अल्फा एमिशन होता है तो आपका क्या जाएगा, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो अब उससे क्या होगा, आपका एटॉमिक नंबर तो घट जाएगा, सीधे आपसे 2 से प्रोटॉन गया तो आपका ये हो जाएगा 82 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेगा 80। फिर से उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, जब आपका y पर, ये आपको माफ करना मैंने लिखा है x, लेकिन यहाँ लिखना चाहिए था y, इसको y लिखो, ठीक है, क्योंकि हमने पहला अल्फा एमिशन ले लिया है। और y से क्या हो रहा है, फिर से प्रोटॉन जा रहा है, तो प्रोटॉन जाएगा तो क्या लेकर के जाएगा भाई आपका यहाँ पर फिर से रिड्यूस हो जाएगा, आपका जो z पर आएगा, z पर क्या आएगा यहाँ पर आपका एटॉमिक नंबर फिर से घट जाएगा, रिड्यूस बाय क्या हो जाएगा 1, हो जाएगा 79। फिर आफ्टर देखिए z से जब p पर जाएगा, p पर अगेन मास नंबर विल बी सेम, बट अगेन बीटा डीके में क्या हो जाएगा, बीटा डीके विल इंक्रीज द एटॉमिक नंबर टू 80 बाय 1 और वहां जाएगा 80। एंड अगेन फिर से जब आपका इलेक्ट्रॉन इमिशन यहां पर दिखेगा तो यहां पर 286 आपका q हो जाएगा, और देखिए ध्यान से अब अगेन एटॉमिक नंबर विल इंक्रीज बाय 1, द फाइनल आंसर विल बी 286 q 81, ठीक है। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब मूविंग टू नेक्स्ट, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बॉस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान, इसमें तो इस क्वेश्चन को देखते ही क्वेश्चन हो जाने चाहिए। क्यों, कैसे सर, देखो ऑप्शन पढ़ो पहले, ऑप्शन से भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक में क्या होता है, मैग्नेटिक स्टेबिलिटी इज, बताइए, विल लाई बिटवीन -1 to 0, वेरी गुड। एंड जैसे ही बात करते हैं अपन फेरोमैग्नेटिक की, फेरोमैग्नेटिक के लिए क्या हो जाएगा, इट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। अब जरा पकड़ के चलो, हमने क्या किया है, ए और बी को सॉल्व करा है, लोड हो जा रहा है ए का 2 कहां जा रहा है, यहाँ पर ए का 2 आपका सिर्फ 2 ऑप्शंस में दिखा रहा है, तो 1 तो गया ऐसे ही, और 1 भी गया और आपका 4 भी गया, ठीक है। देखो जरा 1 का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए जो ऑप्शन आएगा वो कौन सा आएगा, ए का 2 बी का 3 है ना, और इसमें देखो क्या है, बी का 1, अगेन ये इनकरेक्ट हो गया, इसलिए अगेन इनकरेक्ट, आपका बचे ऑप्शन नंबर 2। आप ऐसे लगा करके सीधे निकल सकते हैं। आप चाहे तो पैरामेट्रिक नॉन मैग्नेटिक के लिए भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नॉन मैग्नेटिक के लिए क्या जगह, मैग्नेटिक स्टेबिलिटी इज 0, लो भाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। फिर आप पैरा के लिए कर सकते हो, क्या आ जाएगा भैया आपका 0 to एप्सिलॉन, है ना,
तो ये हो गया ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसमें, 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन सर्कुलर पाथ मेंटेन, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सर्कुलर मोशन हमने पढ़ा होगा है ना। कह देंगे कि स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन क्या वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है, v क्या बोल दिया मैंने, v बोल दिया कांस्टेंट। क्या v कांस्टेंट होने से वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ v कैन बी कांस्टेंट बट डायरेक्शन कैन नॉट नेवर बी कांस्टेंट इन द सर्कुलर मोशन, तो v वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। अब भैया जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन कौन से, अरे कांस्टेंट वेलोसिटी वाले सारे गलत हो गए ना, फिर तो क्या हो गए, कांस्टेंट वेलोसिटी वाले सारे गलत हो गए। जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो ही नहीं रही है तो फिर आपका एक्सीलरेशन कहां से कांस्टेंट होगा, व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, वेरिंग वेलोसिटी एंड वेरिंग एक्सीलरेशन। ये था क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रॉड, ठीक है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ए मिड पॉइंट, अरे बहुत आसान क्वेश्चन है, आपने ये पढ़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जब भी आप किसी रॉड की बात करते हैं उसके मिड पॉइंट से, ध्यान से देखिएगा, ये रहा इसका मिड पॉइंट जो कि कितने पर होगा, l/2, अगर इसकी लेंथ कितनी मान ली, l/2, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, परपेंडिकुलर टू द रॉड इज, कितना दिया हुआ भाई, 2400 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भैया, बताओ जल्दी से बताओ, क्या हो जाएगा, ml/12। इसका फॉर्मूला क्या होगा, ml/12। अब इसमें सॉल्व कर लें, मास भी दिया हुआ है, क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा गया है लेंथ ऑफ द 400 ग्राम रॉड, आपसे पूछा गया है लेंथ, कहां लिखा हुआ है, ये पढ़ लो, लेंथ निकालनी, मैंने फॉर्मूला आपके सामने बोल दिया, फॉर्मूला फटाफट बोला हुआ है, तो क्या कर लेंगे सर, ml/12 इज इक्वल टू कितना है भैया, 2400, ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ चेंज ना करो, सेंटीमीटर में आंसर निकालना है, कुछ भी कन्वर्जन जो मत करना, तो क्या जाएगा भैया, मास भी पता है, l² इक्वल टू 2400 बटे 12 गुणे, माफ करना 12 तो ऊपर जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, हो जाएगा 400 गुणे 12, ठीक है, क्या हो जाएगा, l² इक्वल टू 12 into 6, 12 6 72, l² इक्वल टू 72, l इज इक्वल टू √72। सॉल्व करने का क्या तरीका होगा, आप बताइए मुझे, सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, मैंने कितनी बार सिखाया अपनी क्लास में, क्या बोला है मैंने, हमेशा बोला है यार, सबसे क्लोजेस्ट देखो जो इसका एग्जिस्ट करता हो तो कंप्लीट स्क्वायर, तो भैया 72 के पहले क्या आता है, 72 के पहले अगर आप देखोगे तो 8 8 64 होता है, 64 होता है, उसके बाद सीधे कौन सा नंबर आता है, फिर 9 आता है, 81, तो इसका मतलब है 8 और 9 के बीच में आंसर आएगा, क्या टाइम वेस्ट करना है, सीधे आंसर आ गया, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, एक ही तो सर ऑप्शन हो सकता है, ऑप्शन नंबर 2, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि सर 8 9 के बीच में हमने बोला तुरंत आंसर आ गया कि नहीं आ गया, इतना आसान क्वेश्चन है, फटाफट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो और ही आसान है, ये तो मतलब इतना आसान क्वेश्चन है कि मैंने इतनी बार पढ़ाया हुआ है, लेंज लॉ है ना, क्या होता भैया, लेंज साहब ने ये तो बताया था कि जो जब भी हम किसी भी मैग्नेट को किसी भी एक क्लोज्ड सर्किट कॉइल के पास लेकर के आते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है, उसके वजह से इंड्यूस्ड करंट होता है, वो जो होता है आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है, उसकी वजह से ईएमएफ जो जनरेट हो रहा है वो अपोज करता है किसको भैया, जो कॉज है, कॉज इसका मतलब ये अगर इसके पास आएगा तो ये इसको अंदर जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ जिससे करंट होगा इससे पोलैरिटी आएगी, और जो इसके अंदर आपका पोल जो इलेक्ट्रोमैग्नेट का पोल बनेगा वो इस तरीके से बनेगा कि इसके मोशन के आगे मतलब इसी का अपोज करे, तो अगर साउथ इसकी तरफ आएगा तो इसकी तरफ क्या बनेगा, यहाँ पर इतना सिंपल है, यहाँ बन जाएगा साउथ, साउथ का अपोज कौन कर सकता है, साउथ कर सकता है, यहाँ क्या बनेगा नॉर्थ, यहाँ पे बनेगा, अब ये नॉर्थ इधर जा रहा है दूर तो इसको अपनी तरफ खींचना है, तो अपोज करना है ना इसके मोशन को, इसको दूर जाने से रोकना है, तो यहाँ क्या आएगा साउथ, यहाँ आएगा नॉर्थ, मैं ऐसे सिखाता हूँ भैया, साउथ मतलब निगेटिव और नॉर्थ मतलब पॉजिटिव। अब देखो ध्यान से इस वाइंडिंग को पढ़ो, अगर तुम इधर सामने से देख रहे हो ऑब्जर्वर, तो यहाँ से करंट आ रहा है, सामने क्या हो जाएगा भैया बताओ, बी से सी की तरफ, क्या करंट किधर फ्लो कर रहा है, बी से सी की तरफ, और यहाँ पर क्या होगा भैया देखो, नॉट अगर पॉजिटिव है तो सर करंट ऐसे तो यहाँ से निकलता दिखेगा, ये देखो, तो ऑप्शन के लिए क्या हो जाएगा, ए बी डी सी, कौन सा ऑप्शन सही है, छोड़ दो आंसर, कितना आसान है, कितना आसान क्वेश्चन है, कितना कम टाइम लग रहा है आपको, ये आप अगर अच्छे से पढ़ के जाओगे तो आपको हमेशा समझ में आएगा भी और आप अच्छा करोगे। तो ये है आपके क्वेश्चन, देखिए कितने आसान क्वेश्चन है, कितनी बेसिक कंसेप्ट से क्वेश्चन लग जा रहे हैं, अगर आप सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करेंगे और पैनिक नहीं हो एग्जाम में तो ऐसे क्वेश्चन आप कितने कम समय में कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर अब ये क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा भैया, आईवी कैरेक्टरिस्टिक, आईवी कैरेक्टरिस्टिक के लिए यहाँ पे क्वाड्रेंट बना हुआ है, जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक होती है वो इस प्रकार की होती है कुछ, ठीक है, और ये किस क्वाड्रेंट में जा रही है सर, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रही है,
इसके लिए मैंने फिर से कहा पढ़ना पड़ेगा, अगर आप पढ़ोगे तभी कर पाओगे, ठीक है। आईवी कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कह रहे हैं कि यहाँ पे देखिए एक्सेस बना दिया, 1 2 3 4 क्वाड्रेंट लिख दिया, कह रहे हैं फॉर सोलर सेल आईवी कैरेक्टरिस्टिक लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर आगे कहते इन द रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड द करंट मेजर्ड इन माइक्रो एम्पीयर इज ड्यू टू, अरे बाबा ये क्या कर दिया, ये क्या कह दिया, ये तो बवाल कर दिया। यहाँ क्या होना चाहिए था, माइनॉरिटी होना चाहिए था, तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट बी इज इनकरेक्ट। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर 2। कौन सा ऑप्शन आएगा, तो ऑप्शन नंबर 2। ये भी हो गया क्वेश्चन। और बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एट इंस्टेंट ऑफ टाइम, अरे ये तो ऐसा क्वेश्चन है कि आप ऐसे नींद में उठ के चले जाओगे तब भी पढ़ के चले आओगे, मुझे पूरा विश्वास है आप कर लोगे। ये सारे को बच्चे ने किया होगा। क्या क्वेश्चन है भाई, कह रहे हैं कि यहाँ पर पढ़ते हैं, कह रहे हैं किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर डिस्प्लेसमेंट कितना, मतलब s इज इक्वल टू दिया हुआ है 2t - 1, कह रहे हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, कह रहे हैं बल कितना लगा दिया, 5 न्यूटन का बल लगा दिया, ठीक है। कितने का, 5 न्यूटन का बल लगा दिया। आगे कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर, क्या कह रहे हैं, इंस्टेंटेनियस पावर। अरे बच्चा ये बताओ, पावर इनटू टाइम इज योर एनर्जी, और वर्क ही तो एनर्जी होता है, तो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही ना। तो अगर हमें पावर निकालना है तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम करो सर, तो ठीक है। तो वर्क को यहाँ पे देखो, वर्क को कर सकते हैं, वर्क को डिवाइड कर देगा टाइम टी से, तो क्या हमें पावर मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। लो भैया पावर का फॉर्मूला बना लिया तुमने खुद से, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अब हर एक डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम सर वेलोसिटी होता है, तो फोर्स इनटू वेलोसिटी इज द आंसर। अरे बहुत ही मस्त, कितना आसान क्वेश्चन था, प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज कर रहा हूं, बताओ कुछ नहीं। तो वेलोसिटी कैसे निकलेगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ds अपॉन dt। अरे 2t - 1 को डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर क्या आएगा बच्चे, t by dt ऑफ 2t - 1, ब्रैकेट खोलेंगे तो किसी भी नंबर का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, 2 बाहर ले लो, d by dt ऑफ t क्या हो जाएगा, अरे 2 हो जाएगा। आंसर क्या आया 2, वेलोसिटी कितना आ गया 2, फोर्स कितना था तेरा 5, 5 गुणे 2 करेगा कितना आएगा 10, कितना आएगा 10। तो क्या कौन सा ऑप्शन होगा रे, सेकंड ऑप्शन होगा। सेकंड ऑप्शन कितना है 10 दिया हुआ, ये भी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ, मैच द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखिए, चलिए देखिए, तो यहाँ पर हमें क्या निकालना भैया, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन सबसे मजेदार होता है। देखो क्या कह रहे हैं, स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम, कहां से कर रहे हैं, N2 से। N2 कितना भैया, N2 3 है, 3 2 1। आपको अच्छे से पता है कि भैया फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी का, क्या होता है Sc बाई लैम्डा। क्लियरली समझ में आता है, जो एनर्जी है वो डायरेक्टली होती है वेवलेंथ की, या फिर मैं कह सकता हूं लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आपका एनर्जी इमिशन, ठीक है। ध्यान से सुनना, ध्यान से, चेंज इन एनर्जी की बात हो रही है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी क्या होती है भैया, जितना ज्यादा चेंज आएगा, तो स्पेक्ट्रम में 6 से 2, तो क्या आएगा सबसे ज्यादा तो होगा 6 से 2, ठीक है, सबसे ज्यादा होगा कि नहीं होगा। तो इस केस में इसकी जो वेवलेंथ होगी, ध्यान से समझिएगा, इसमें जो वेवलेंथ होगी वो कौन सी आएगी, सबसे कम वेवलेंथ होगी या नहीं होगी, ठीक है, वेरी गुड। तो ऑर्डर अगला आपको पता है कि क्या आ जाएगा, डेल ई 5 से 2, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका बताइए, नेक्स्ट हो जाएगा डेल ई 5 से 2 के बाद 4 से 2, और नेक्स्ट आपका डेल ई क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 से 2, 3 से 2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें बताइए, देखते हैं। ए कह रहा है फर्स्ट, तो ए कह रहा है, अगर ये कह रहा है फर्स्ट, तो देखो जरा ध्यान से कि जब डिनोमिनेटर यहाँ देखो ना, वेवलेंथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एनर्जी के, तो एनर्जी सबसे ज्यादा होगी तो वेवलेंथ सबसे कम होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ यही तो एक बैठ रहा है, क्योंकि मैंने अभी तो बताया, मैंने अभी आपको बताया कि जब एनर्जी सबसे ज्यादा कहाँ गई है 6 से 2 में, तो वेवलेंथ सबसे कम कौन सी है 410 है कि नहीं है, तो कहाँ जाएगा, ये तो यहाँ जा रहा है ना। और कोई ऑप्शन है क्या, और कोई ऑप्शन आप देखना चाहो तो देख सकते हैं हम लोग सारा, लेकिन फिर भी जो समझ में आ रहा है अभी करके जो मैंने आपको दिखाया उसके हिसाब से, तो एनर्जी एमिशन जिसकी सबसे कम चेंज इन एनर्जी सबसे ज्यादा कम होगी वही होगा। 3 से 2 वाले में देखते हैं, सबसे कम एनर्जी है तो वेवलेंथ क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी या नहीं होगी। देखो सबसे ज्यादा वेवलेंथ कहाँ जा रही है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ सर यहाँ जा रही है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर नेक्स्ट क्या है, फिर 4 से 2, 4 से 2 में क्या होता है, 4 से 2 में एनर्जी अब कहाँ जा रहा है बताइए, ये सेकंड है, सबसे कम एनर्जी है, तो इसमें क्या होगा, इसकी सेकंड हाईएस्ट होगी नहीं, कहाँ जाएगा भैया, ये आएगा आपका 4।
आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और सी बचा एक ही ऑप्शन, तो आपको पता क्या करना है, राइट। ये इस तरीके से करना था, देखो कितना सिंपल था, लेकिन हम इस चीज को कितना कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं। अगर आप सिंपल रेशियो की तरह सोचोगे तब भी क्वेश्चन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपका आसान है, आप कहोगे डिफिकल्ट है, मैं कभी नहीं कहूंगा ये डिफिकल्ट है, बिकॉज सुनना ध्यान से, इसमें क्या सीन है, थोड़ा सा मैं वीडियो को और अपने आप को और थोड़ा काला करता हूँ, लेकिन आपको विजिबिलिटी अच्छी हो जाएगी, देखते, बहुत बेटर हो गया, देखिए कोई बात नहीं। देखिए तो ये कितना अच्छा क्वेश्चन था, ये एक्चुअली पूरा थ्योरी क्वेश्चन है, आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये आपका डिफिकल्ट क्वेश्चन था और आपका कहीं से आया हुआ है, नोट से क्वेश्चन आया हुआ है यार। डाइपोल पढ़ा होगा आपने, डाइपोल पढ़ा हुआ है, उसमें डाइपोल मोमेंट भी पढ़ा हुआ है। अब कहते हैं एक स्टेटमेंट, द पोटेंशियल बी एट एनी एक्सियल पॉइंट एट 2 मीटर, कोई भी एक्सियल पॉइंट क्या होता है भैया, अगर ये आपका माइनस क्यू है, ये आपका प्लस क्यू है, और ये आपकी डाइपोल मोमेंट है, और आप कह रहे हैं इसी लाइन को आप आगे एक्सटेंड कर दो, कह रहे 2 मीटर, तो इस तरफ कह रहे हैं तो 2 मीटर दूरी पर कोई बिंदु रखा है पॉइंट पी, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, सेंटर क्या होता है भैया, ये हो गया, ठीक। मोमेंट पी ऑफ मैग्नीट्यूड कितना दिया है 4 × 6, और क्या है भैया आपका यहाँ पर इज 9 × 10⁻3, ठीक है। पोटेंशियल की बात करें 9 × 10⁻3 आया। फिर यहाँ पर रीजन क्या कह रहे हैं कि v प्लस माइनस क्या होता है, ये क्या लिखा हुआ है 2p, क्या 2 होता है, नहीं, रीजन तो ऐसे ही गलत हो गया। चेक क्या करना है, चेक क्या करना है, मैंने आपके सामने फॉर्मूला रख दिया, क्या हो जाएगा kp/r², करना ही नहीं था कुछ इसमें, इसमें क्या है भाई kp/r², तो इसमें क्या करिए सॉल्व कर डालिए, तो v फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको प्लस में करना भी तो दो पॉसिबिलिटी हो गई, तो v प्लस माइनस kp/r², ये क्या होता है 9 × 10⁻9, p कितना दिया हुआ है बताइए 4 × 10⁻6, कितना दिया हुआ है 4 × 10⁻6, r कितना दिया हुआ है, क्या मीटर में दिया हुआ है, यस दिया हुआ है, तो क्या जाएगा 4, स्क्वायर करेंगे r², तो 4 को ऐसे ही कट गया, ठीक है। ये देखिए -6, ये बचेगा 3, क्या जाएगा प्लस माइनस 9 × 10⁻3, तो सही निकल के आ गया, the solution is correct but region is incorrect, a is true but r is false। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ये हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट, टाइम कम है, थोड़ा स्पीड अप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो और आसान है, ये क्वेश्चन तो पेन ही नहीं चलानी है, पेन नहीं चलानी बिल्कुल भी। इसमें क्या कह रहे हैं, लॉजिक सर्किट प्रोवाइड द आउटपुट y एज पर द फॉलोइंग ट्रुथ टेबल, आउटपुट क्या है 1 0 0 1 0, ये क्या 0 1 0 का, अरे इसी का तो उल्टा है, तो अगर b पे बार लगा देंगे तो क्या हमें 1 0 1 0 मिल रहा है, यस, तो आउटपुट क्या हो गया, ऑप्शन देखो, ऑप्शन से भी क्वेश्चन हो जाते हैं और आप रिवर्स ऑर्डर में भी कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा b बार। नेक्स्ट, a light ray enters through a right angle, ये कितना आसान क्वेश्चन, आप कहोगे नहीं सर बहुत कठिन है, आप पता नहीं कैसे कह रहे हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, क्या होता है देखो sin i अपॉन sin r होता है कि नहीं होता है, देखो मैं इसी के इतने का इस्तेमाल करूंगा इसे, तो sin i इज इक्वल टू क्या देगा म्यू टाइम्स ऑफ sin r, कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये फॉर्मूला यूज, यही यूज करूंगा और इससे अलग कुछ नहीं करूंगा। क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट दिया हुआ है आपका, एंगल ऑफ इंसिडेंट दिया हुआ है 30 डिग्री, आई दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, देखिए अ लाइट रे इंटर्स थ्रू अ राइट एंगल प्रिज्म एट पॉइंट P विद द एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 30 डिग्री, एज इन फिगर, इट ट्रैवल्स थ्रू द प्रिज्म पैरेलल टू इट्स बेस, ये कब होता है जब क्रिटिकल एंगल पर हिट करता है, तभी आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, इतना 90 डिग्री हो जाता है, तो वो अलोंग द सरफेस आपका, कभी भी देखो ध्यान से पढ़ा होगा ना ऐसे कि डेंसर से आपकी आती है रे, और जब वो इंसिडेंट करती है रिफ्रैक्शन वाले केस में थीटा सी पर, तो वो क्या करती है सरफेस के अलोंग रिफ्रैक्ट हो जाती है, तो यहाँ एंगल क्या होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री, उसे कहते हैं थीटा सी। तो यहाँ क्लियर हो गया, ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा सी। अगर ये एंगल आपका हो गया थीटा सी, तो आपको अच्छे से पता है कि ये जो डॉटेड लाइन है क्या है, नॉर्मल है, नॉर्मल यानी कि सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है, सरफेस के पर, ये तो ये एंगल कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा सी, लगभग नाराज हो गए, हाँ आ गया 90 माइनस थीटा सी, ठीक है। आपको अच्छे से पता है कि एक ट्रायंगल के अंदर देखो ये एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये वाला, तो यहाँ वाला ये अगर 90 और ये क्या है आपका 90 माइनस थीटा सी, क्या है भाई 90 माइनस थीटा सी, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, अगेन सर ये एंगल भी हो जाएगा आपका, बताइए थीटा सी, तो बचा हुआ ये वाला एंगल चाहिए था मुझे, इसको कहते हैं साइन आर, आर चाहिए था ना, ठीक है, तो जाएगा 90 माइनस थीटा सी, वेरी गुड, तो हमने आर निकाल लिया। फिर आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को, अभी तो प्रिज्म सॉल्व कर रहे थे, आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो a light ray enters through a right angle prism, क्लियर है, राइट एंगल प्रिज्म का एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था 90 डिग्री
with the angle of incidence कितना है आपको दिखा दिया 30 डिग्री एज इन फिगर। इट ट्रैवल्स थ्रू द ब्रिज पैरेलल टू इट्स बेस BC एंड इमर्जेस अलोंग द फेस, ये सब बता दिया है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा गया आपसे, क्या पूछा गया? रिफ्रैक्टिव यानी कि म्यू पूछा गया है। तो यहां से देखो कितना आसान हो गया, sin 30 कितना होता है 1/2 म्यू, sin r कितना हो जाएगा sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो जगह sin 30 इज इक्वल टू म्यू cos थीटा c। वेरी गुड, cos थीटा c होगा कि नहीं होगा? ठीक है आगे बढ़े, ठीक है ध्यान से, cos थीटा c हो गया तो sin 30 कितना होता है 1/2, इसको पुट ही कर दो ना, इसको पुट कर दो 1/2 इज इक्वल टू म्यू। अब cos थीटा से क्या कर सकते हैं सर, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो मैं cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा c, और आपको अच्छे से पता है sin थीटा c इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/μ, 1/μ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1/μ। अगर 1/μ लिख सकते हैं तो इसका मतलब है क्लियरली कि हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, है ना, 1/μ लिख सकते हैं, इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब यहाँ क्या कर देंगे 1/2 इज इक्वल टू म्यू, तो रूट के अंदर 1 माइनस 1/μ का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, तो म्यू अंडर रूट के अंदर एलसीएम लेंगे, म्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर ऊपर आ जाएगा म्यू स्क्वायर माइनस 1/μ स्क्वायर, रूट के बाहर ले आएंगे तो म्यू कट जाएगा। ठीक है वेरी गुड, तो क्या आ जाएगा आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा, मैं वहां से इधर आ रहा हूँ या नेक्स्ट स्लाइड जाता हूँ, चलो नेक्स्ट पे करता हूँ, नेक्स्ट पे कर देते हैं, नेक्स्ट पे करते हैं इधर कर दे, ये देखो इधर कर देते हैं, है ना, अंडरस्टूड है। तो वहां से क्या जाएगा देखिए 1/2 इज इक्वल टू म्यू इनटू रूट के अंदर म्यू स्क्वायर माइनस 1, नीचे क्या जाएगा म्यू, ये कट गया, स्क्वायरिंग दो साइड कर दो, तो ये 1/4 इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर माइनस 1, माइनस 1 को इधर भेज दीजिए और उसके बाद में क्या कर लेंगे आप म्यू स्क्वायर को म्यू में कन्वर्ट कर देंगे, तो क्या जाएगा बच्चे माइनस जाएगा तो 1/4 प्लस 1 कितना जाएगा बताइए 5/4, और जब म्यू करेंगे तो क्या जाएगा बच्चे बताइए √5/4 यानी कि √5/2। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 को देखो ध्यान से, √5/2 क्या आ रहा है √5/2। ठीक है 20 क्वेश्चन हो गया हमारे। नेक्स्ट देखते हैं वर्नियर कैलिपर वाला क्वेश्चन, देखिए क्या करें n+1 डिवीजन ऑफ VSD, वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n डिवीजन ऑफ मेन स्केल, तो कितना आसान क्वेश्चन हो गया। इसका मतलब कह रहे हैं कि n+1 ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ मेन स्केल डिवीजन। वेरी गुड। आई क्या कह रहे हैं कि 1 MSD रिप्रेजेंट्स 0.1 मिलीमीटर, कह रहे हैं 1 MSD इज इक्वल टू 0.1, 0.1 का मतलब कितना हो गया बताइए भाई 10⁻⁻1 सेंटीमीटर। ठीक है 1 सेंटीमीटर कितने होते हैं भैया बताओ, ये सही लिखा क्या मैंने, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, वैसे ध्यान से करिएगा उसको। ठीक है तो ये जाएगा आपका 10⁻⁻2, -2 हो जाएगा ना, -2 हो जाएगा। ठीक है हो जाएगा 10⁻⁻2 सेंटीमीटर। ठीक है चलो ये भी कर दिया, ठीक वेरी गुड। अब आगे करते हैं, इसका सॉल्व कैसे करेंगे, तो लीस्ट काउंट का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो कैसे यूज करेंगे, लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा भैया बताइए, यहाँ पर लीस्ट काउंट से भी कर सकते हैं, वर्नियर आप जो है उससे भी कर सकते हैं, क्या जाएगा बताइए, ये हो जाएगा MSD माइनस VSD। ठीक है MSD माइनस VSD, तो VSD इज इक्वल टू क्या जाएगा, पहले इक्वेशन में 1 को रीअरेंज करोगे तो VSD इज इक्वल टू n/n+1 MSD। ठीक है उठा के पुट कर दीजिए यहाँ पर MSD माइनस n/n+1 MSD। ठीक है इसको सॉल्व कर लो ऐसे। ठीक है जब इसको आप फर्दर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका बताइए, यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए MSD को, क्या कर लीजिए MSD को कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस n/n+1, आपको अच्छे से पता है एलसीएम लोगों तो n+1 यहाँ आ जाएगा, माइनस तो 1/n+1 आने वाला है, 1/n+1 इनटू MSD। MSD को आप चाहे तो कितना 10⁻⁻2 से लिख सकते हैं, 10⁻⁻2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, जस्ट पुट कर दीजिए तो कितना जाएगा 10⁻⁻2 का मतलब क्या हो गया 0.01/n+1। अब ऐसे नहीं करना चाहिए वैसे हम लोग को, हमने इतनी में से 10⁻⁻2 लिखा हुआ था, तो 10⁻2 को बेटा चाहे तो अपन नीचे भेज सकते हैं, तो 1/100 into 1/n+, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, देखो ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है 3, ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर क्या आएगा 3। ये सॉल्व हो गया, ये आपका एक और क्वेश्चन नीट का सॉल्व हो गया। नेक्स्ट करें। ठीक है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। A tightly wound 100 turns of coil radius कितना है 10 सेंटीमीटर, रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 100, कैरी द करंट I कितना दिया हुआ है 7 एम्पीयर, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल। अरे टाइटली वाउंड मतलब सॉलिनॉइड हो गया यार, क्या हो गया सॉलिनॉइड हो गया। सॉलिनॉइड के लिए फॉर्मूला आपको अच्छे से पता ही है, क्या फॉर्मूला होता है बॉस बताओ, म्यू नॉट Ni अपॉन 2r, क्या हो जाएगा म्यू नॉट Ni अपॉन 2r, ये होता है फॉर्मूला, जिसको नहीं आता है याद होना चाहिए फॉर्मूला, ठीक है। म्यू नॉट Ni अपॉन 2r, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी दी हुई है 4.10 पावर माइनस 7, कितना दिया हुआ है बस वैल्यू पुट करना है 4.10 पावर माइनस 7, n कितना है 100, I कितना दिया हुआ है 7 डिवाइडेड बाय 2, r कितना सेंटीमीटर में, क्या उसको मीटर करेंगे, यस मीटर में करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो फिर आपको फिर बाद में दिक्कत होगी। तो कितना आ रहा है भाई 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, तो इसको काउंट कर लीजिए, क्या होता है भैया 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं कितने 100, तो ये जाएगा 10 की पावर मतलब -1 क्या है 0.1, तो ये जाएगा आपका 2 into 0.1, 2 into 0.1 या फिर 10 पावर -1 करके लिख लो, आसान कैलकुलेशन के लिए हमेशा 10 की पावर -1 लिखा करो, उससे ज्यादा बेहतर आंसर आएगा, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं फिर रीअरेंज कर सकते हैं, खेल सकते हैं इसका। -1 है देखो, -1 यहाँ से जाएगा, ये हो जाएगा -6, 2 2 जा 4 होता है, ठीक है, तो जाएगा 2 into पाई को लिख दो 22/7, क्यों लिख रहा हूँ दिखाता हूँ, तो ये जाएगा 10 की पावर -6, कितना हो गया ये -6, और ये कितना है 10 की पावर +2, ये प्लस का 2 है, प्लस का 2 -6 बचेगा क्या माइनस का 4, और देख यहाँ पे ये 7 था 7 7 कट गया, कितना आ गया तेरा ये 44 × 10⁻⁴, एक 10 इसमें से निकाल ले, कितना डिवाइड कर दे उससे, तो 44 बन जाएगा 4.10⁻³ टेस्ला, तो 10⁻³ क्या कर सकते हैं मिली, तो आंसर क्या आ गया 4.4 मिली टेस्ला। ऑप्शन कौन सा सही है, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, ठीक है, एक बार देख लीजिए, फिर भी एक बार देख लीजिए, 4.4 मिली टेस्ला इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट करते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन आप देख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट, एक वायर इसका लेंथ L का रेजिस्टेंस कितना बोल दिया 100 ओम, कितना बोल दिया 100 ओम, वेरी गुड। फिर कह रहे हैं कि इस डिवाइड टू 10 इक्वल पार्ट, कोई बात नहीं, एक आपका वायर था जिसकी लंबाई कितनी थी, इसकी लंबाई आपकी दी हुई है L, L को कितने हिस्से बांट रहे हैं 10 हिस्से बांट रहे हैं, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो खींच दो, ठीक है, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है 10 हिस्से हो गए, और सारे बराबर हिस्से हम सबकी बराबर है, ठीक है, सबकी लेंथ क्या हो जाएगी L/10, ठीक, वेरी गुड। तो जब इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा माफ करना, तो R ऑफ ईच पार्ट विल बी इक्वल टू टोटल R 10, कितना हो जाएगा 100/10 कितना होगा बेटा 10 ओम, 10 ओम का ईच हो गया, ठीक। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, द फर्स्ट 5 पहले 5 पार्ट आपके क्या हो गए सीरीज में कनेक्ट कर दो, तो ये हो गया 1 2 3 4 5, जब कनेक्टेड होंगे सबका 10 ओम है, तो आपको अच्छे से पता है क्या हो जाएगा बच्चे 50, क्योंकि सीरीज में क्या होता है रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है, R1 + R2 + R3 + R4 + R5 हो जाएगा, तो सबका रेजिस्टेंस 10 ओम है, 50 ओम तो ऐसे ही हो गया। फिर कह रहे हैं नेक्स्ट को हमने पैरेलल कर दिया, तो पैरेलल करेगा तो क्या आएगा, सबका रेजिस्टेंस ऐसे आएगा, है ना, ठीक है, ये हो गया। और इनसे पहले कितना 50 ओम हमने कर लिया है सॉल्व ऑलरेडी, तो इसका कितना आएगा इधर, ये हो जाएगा आपका 10 ओम, तो आपको अच्छे पता है पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है 1/R पैरेलल इक्वल टू हो जाएगा 1/10 + 1/10 + 1/10 + 1/10 + 1/10, तो हो जाएगा आपका 5/10, कितना आ गया बेटा 1/2, 1/2 मतलब क्या आ जाएगा, अब देखो R पैरेलल कितना आ गया, R पैरेलल आ जाएगा 2/1 दैट इज इक्वल टू 2, कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो आपके पास 50 ओम था, 50 + 2 करोगे तो R टोटल कितना आ जाएगा, R पैरेलल + R सीरीज, R सीरीज था आपका 50, 50 + 2 कितना आ जाएगा 52 ओम, कितना आ गया तेरा 52 ओम। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन तो और बेकार है। अब द क्वांटिटी व्हिच हैव द सेम डायमेंशन एज दोस ऑफ सॉलिड एंगल, भैया सॉलिड एंगल मैंने नोट में पढ़ा रखा है, क्या होता है डायमेंशनलेस होता है, क्या होता है जरा डायमेंशनलेस, फिर वही पेयर दोनों जो डायमेंशनलेस है बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो कौन सा एंगुलर स्पीड एंड इसका डायमेंशनल स्पीड क्या है
एक क्वांटिटी है, इसका मतलब है कि वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं हो सकती। खत्म करो, ये भी नहीं होगा। स्ट्रेन एंड एंगल, स्ट्रेन एंड एंगल बस क्या है, बस क्या है, क्योंकि आपको लॉन्गिट्यूड स्ट्रेन पता है क्या भी, ये भी मीटर, ये भी मीटर, ये कट जाएगा, बचेगा यूनिटलेस। जो यूनिटलेस होता है वही होता है डायमेंशनलेस। एंगल भी क्या होता है, एंगल भी आपको पता है ये क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन बहुत बेकार है, ये वीडी स्टोन पे आपने देखा हुआ है, ये क्या है, वीडी स्टोन पे आपने पढ़ा हुआ है अच्छे से। ठीक है, देखो ध्यान से इसको। तो क्या है भैया, इन द फॉलोइंग सर्किट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, इक्विवेलेंट सर्किट निकालना है। तो यहाँ पर देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो बैलेंस कंडीशन है कि नहीं है? यस सर, देखिए सारे ट्रांजिस्टर बराबर है, बीच में वो ब्रांच होगी जिस पर क्या हो जाएगा, करंट फ्लो करेगा, क्या पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं आएगा सर, पोटेंशियल डिफरेंस आपका जीरो हो जाएगा। तो ये वाली जो बीच की ब्रांच है आप इसको उड़ा सकते हो, है ना। तो नया सर्किट कैसा दिखेगा, नया सर्किट दिखेगा, ठीक है, ये टर्मिनल ए हो गया, ये टर्मिनल बी हो गया। आपको अच्छे से पता है कि, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर आपको ध्यान से देखोगे तो आपको अच्छे से पता है कि सीरीज में क्या होता है, कैपेसिटेंस इन सीरीज। तो कैपेसिटेंस इन सीरीज क्या होता है भैया, 1/C1 + 1/C2 1/2 + 1/2, दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/1। तो C सीरीज कितना आ गया, 1 माइक्रो फैराड। C पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, C1 + C2। ठीक बेटा, तो ये ऊपर वाले का कितना आ जाएगा, 1 माइक्रो फैराड, इसका आ जाएगा 1 माइक्रो फैराड। और जब आप दोनों पैरेलल को सॉल्व करोगे तो क्या जाएगा, 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है। तो आंसर कौन सा आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 2। आंसर क्या आ जाएगा, 2 माइक्रो फैराड, 2 माइक्रो फैराड। ठीक है, ये भी हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए ध्यान से ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अब हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स आवर सेकंड पार्ट, 11 सेकंड पार्ट। द मैक्सिमम एलोंगेशन ऑफ अ स्टील वायर कितना दिया हुआ है, ऑफ 1 मीटर लेंथ। यहाँ कह रहे हैं मैक्सिमम एलोंगेशन बताओ किसी एक स्टील वायर का जिसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर। if the elastic limit of steel and its young modulus respectively are 8 into 10 power 8 newton per meter square and 2 into 10 power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ध्यान देखो, इलास्टिक लिमिट समझ करके एक वर्ड यूज करते हैं, जबकि ये सिंपल क्या है, ये स्ट्रेस की बात करता है। ठीक है, स्ट्रेस की बात कर रहा है। तो यंग मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यही तो होता है ना। और ये कितना आसान हो गया, स्ट्रेस दिया हुआ कितना, 8 into 10 power 8 डिवाइडेड स्ट्रेन क्या होता है, ये देखो, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये लेंथ कहां जाएगा, ऊपर। ये किसके बराबर है, y के बराबर है। तो अब देखो ध्यान से, फॉर्मूला क्या बनेगा, y = 8 into 10 power 8 into लेंथ कितनी है, 1 मीटर अपॉन चेंज इन, यही तो होता है एलोंगेशन जिसकी बात कर रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो डेल्टा L max = 8 into 10 power 8 into 1 अपॉन y कितना दिया हुआ है, 11। ठीक है, ये देखो 8 है, कट जाएगा। ठीक है, कितना जाएगा, 10³ क्या जाएगा, 4 into 10⁻³ कितना आ गया भैया, बताओ विच ऑप्शन इज करेक्ट। मीटर से सीधे कहां जा रहे हैं अपन, मिलीमीटर में। तो आपको अच्छे से पता है ये जो आपकी क्वांटिटी यूज करी वो मीटर में थी, देखो ना यहाँ मीटर में था, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, 4 मिलीमीटर। ठीक है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए 1 मिलीमीटर = 10⁻³ मीटर होता है। तो आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट, अनपोलराइज्ड लाइट बीम स्ट्राइक अ ग्लास सरफेस एट रेजिस्टर एंगल। पोलराइजेशन का भी पढ़ाया था, इसमें पोलराइजेशन एक टॉपिक पढ़ाया गया है, उसके अंदर अगर आप पढ़ोगे तो पोलराइजेशन टॉपिक के अंदर आपको पढ़ाया जाता है कि पोलराइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम चाहते हैं कि एक अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट बनाएं। तो उसमें हम लोग कई मेथड पढ़ते हैं, देखो होता है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, जिसमें अपन क्या करते हैं, रेजिस्टर एंगल पर इंसिडेंट कराते हैं किसी भी सरफेस पर, जिसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का फिनोमेनन एक साथ होता है। जिसमें हमारी जो लाइट निकल के आती है वो क्या होती है, एक होती है आपकी कंप्लीटली पोलराइज्ड, एक होती है पार्शियली पोलराइज्ड। सीधे थ्योरी क्वेश्चन है, ऑप्शन पढ़ो, कह रहे रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटली पोलराइज्ड and refracted, but the refracted light will be partially polarized। ठीक, अब आपको आंसर मिल चुका है। कह रहे बोथ द, मैंने अभी बोला एक पार्शियली होता है, एक क्या होता है आपका कंप्लीटली। तो ये ऑप्शन था, इसी का बोथ बोल दिया।
ये एक ही बात कर रहा है, ये भी गया, ये भी गया, ऑप्शन कौन सा है? क्योंकि यही तो स्टेटमेंट होता है जो नोट में लिखा हुआ है। क्या होता है भैया, रिफ्लेक्शन में आपको कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट मिलती है, लेकिन रिफ्रैक्शन में आपको क्या होती है, पार्शियली पोलराइज्ड लाइट मिलती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये भी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखिए, इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर द टर्म रेशियो क्या दिया हुआ है, Np अपॉन Ns इज इक्वल टू क्या होता है, Vp अपॉन Vs, ठीक, इज इक्वल टू क्या है 1/2। तो पूछा गया है Vs अपॉन Vp बताओ, तो आंसर आपको मिल गया यार 2/1, ऑप्शन नंबर 3, खत्म। ये क्या क्वेश्चन था, बेकार क्वेश्चन है कि नहीं है? बहुत ही बेकार बेकार क्वेश्चन आए कुछ कुछ, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है, मास ऑफ प्लैनेट कितना दिया हुआ है 1/10, तो न्यू मास कितना हो जाएगा या Np कितना हो जाएगा 1/10 ऑफ मास ऑफ अर्थ, ठीक। एंड द डायमीटर कितना है, डायमीटर हाफ ऑफ द अर्थ, ठीक। तो डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस, है कि नहीं? तो डायमीटर अगर आधा हो जाएगा तो रेडियस कितना घटेगा, ये आप दिमाग लगाओ, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ अर्थ बाय 2। इसका मतलब है डायमीटर कितना हो जाएगा, देखो ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन 2 घट गया, तो इसका मतलब है डायमीटर ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ प्लैनेट विल बी इक्वल टू, बताओ होगा कि नहीं होगा? आधा हो गया, सिंपल सिंपल बात है, ठीक है। आधा हो गया तो रेडियस ऑफ अर्थ का हाफ हो गया, वेरी गुड। आगे क्या कह रहे हैं कि द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक। तो स्मॉल जी अर्थ पे कितना होता है भैया, ठीक, यही तो फॉर्मूला है ना सर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। आगे बढ़ जाए तो ये सिंपल है कि नहीं है? तो अब आपसे कह रहे हैं कि बताओ प्लैनेट क्या हो जाएगा, जी डैश यानी कि क्या हो जाएगी, कैपिटल जी विल बी सेम, मास ऑफ प्लैनेट विल बी क्या हो जाएगा भैया, मास ऑफ प्लैनेट क्या हो जाएगा 1/10, तो ये m/10, और रेडियस क्या हो जाएगा r/2 का होल स्क्वायर, कैपिटल जी m, 10 कहां जाएगा नीचे, r², 2 कहां आएगा ऊपर, 2 क्या हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर जाएगा 4, ठीक है। ये देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा, 2/5 gm/r², ठीक है। तो कितना हो गया, आंसर हो जाए 2/5 टाइम्स ऑफ द gm/r²। gm/r² क्या होता है भैया, बताओ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ, तो जगह 2/5 into 9.8, ठीक। सुनो ध्यान से, क्या कैलकुलेट करोगे, 9.8 को 10 मान लो तो 5 से 10 होता है, आंसर क्या आएगा 4 के आसपास आएगा नहीं आएगा? क्या 4 के बराबर होगा? नहीं सर, 4 से कम होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, देखो ना, कोई ऑप्शन ही नहीं बैठ रहा, सिर्फ वन ऑप्शन बैठ रहा है, ठीक है, 3.92, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही। कैसे किया मैंने फिर समझा देता हूं, g डैश क्या हो जाएगा, g अब मास ऑफ प्लैनेट रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर, तो ये r/2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो r²/4, 4 ऊपर चला जाएगा, 10 नीचे जाएगा, डिवाइड करोगे 2/5 gm/r², gm/r² ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। g स्मॉल g की वैल्यू कितनी थी 9.8, इसको 10 मान करके अप्रोक्सीमेशन कर लिया, आंसर आ गया 3.92। आगे बढ़ जाए, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ग्राफ विच शोज, क्या है भाई, द वेरिएशन ऑफ 1/λ², क्या भाई क्या है यहाँ पर, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि द ग्राफ विच शोज द वेरिएशन ऑफ 1/λ² एट इट्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक, E। अब यहाँ पर ध्यान देना, लैम्डा क्या है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ फ्री पार्टिकल, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, एक रिलेशन पता होना चाहिए जिसमें आप लैम्डा और एनर्जी को रिलेट कर सके, ठीक है। तो क्या होता है भैया, बताओ, यहाँ एक रिलेशन होता है, वो क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू, ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू, चलिए देखिए, तो यहाँ पे क्या है भाई, सिंपल फॉर्मूला है, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर बताइए, लैम्डा अगर आप यहाँ पे करोगे क्या हो जाएगा, √2me, है ना, h/√2me, यही होता है रिलेशन, ठीक है। तो अगर आप लैम्डा स्क्वायर करोगे, तो अगर हम डिपेंडेंसी की बात करें तो h कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, m कांस्टेंट, सब मास तो कांस्टेंट रहेगा, नंबर कांस्टेंट रहेगा, और प्लैंक कांस्टेंट, नाम ही प्लैंक कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहेगा, तो लैम्डा स्क्वायर डायरेक्टली क्या हो जाएगा 1/एनर्जी, क्लियर हो गया। तो इसका मतलब अगर उल्टा करेंगे तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/, लैम्डा स्क्वायर। अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन होगा कि नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा, और कोई ऑप्शन है क्या, नहीं। तो यहाँ क्या है 1/λ² और e की बात हो रही है, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन, क्या एक्सपोनेंशियली है, क्या वैल्यू ऐसे बदल रही है, अरे 1/λ² एक मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है और e भी एक मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब यस सर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बन रहा है, और कोई ऑप्शन है क्या, नहीं। ये लो भाई, ये हो गया खत्म। कहां से आया, मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन आ रहा है, और आपके नोट में डायरेक्टली लिखा हुआ है, फॉर्मूला उठाइए और कर डालिए। ये क्वेश्चन, ये तो ऐसा क्वेश्चन है कि सीधे क्लोज साइकिल है ना, क्लोज साइकिल है,
क्या कह रहे हैं, अरे भैया पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी होता है, ठीक है। क्या कह रहे हैं, अ थर्मोडायनामिक सिस्टम इज टेकन थ्रू द साइकिल ए बी सी डी ए, ये दिख रहा है भैया क्लोज है, दबाव बाय द गैस, मतलब बीसी, बीसी बोल दिया, अरे बीसी देखो यार, बीसी में वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट की केस हो गई, वॉल्यूम कांस्टेंट में अब मुझे बताओ म्यू आर तो कांस्टेंट ही हो गया, बचा क्या है, जीरो वर्क डन, क्या हो गया, वर्क डन जीरो। सीधे नोट से क्वेश्चन आया है, जब आप पढ़ोगे साइक्लिक प्रोसेस पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये क्या कह रहे हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन तो मजेदार, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बात बिल्कुल सत्य है, नेगेटिव ऑफ एटम की बात हो रही है, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन खत्म, ठीक, न्यूट्रल हो गए। आगे क्या कह रहे हैं, एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर, यहीं से तो बवाल शुरू होता है, स्टेबल एंड लिमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। अरे भैया पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, उसमें रेडियो एक्टिव भी तो मटेरियल होते हैं, रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस होते हैं क्या वो स्टेबल होते हैं, नहीं, इसे तो नाम ऐसा है, तो ये क्या ये सही हो सकता है, इसे गया गया, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज, सिंपल सिंपल सोचेंगे तब भी हो जा रहा है क्वेश्चन। आगे देखिए नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, क्या बी की वैल्यू कितनी है, ये क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, 0.049 टेस्ला, अ मैग्नेटिक नीडल परफॉर्म्स ऑसिलेशन, ये एक्चुअल में कहां से क्वेश्चन आया हुआ है, ऑसिलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, सिर्फ निडल आपकी मैग्नेटिक फील्ड में दे दिया है ताकि आपको समझ में आए कि वो रोटेट किस प्रकार से कर रही है। तो एक होता है, कहते हैं कि एक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और एक होता है मैग्नेटिक मटेरियल, है ना, तो मैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ते हैं अपन, वहां पर आप ऑसिलेशन के लिए पढ़ते हो T = 2 पाई, फिर आ जाएगा √I अपॉन क्या हो जाएगा m v, m क्या है भैया मास और v हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, आई जानते हो इनर्शिया हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड परफॉर्म्स 20 कंप्लीट ऑसिलेशन इन 5 सेकंड, टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा 5/20, क्या हो जाएगा 5/20, ठीक है, कितना टाइम ले रहा है 5 सेकंड, किसके लिए 20 ऑसिलेशन, तो एक ऑसिलेशन के लिए क्या हो जाएगा, डिवाइड कर दोगे, है ना। तो आगे देखिए, एज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ नीडल कितना दिया हुआ है 9.8, तो कहां पुट करेंगे, यहां पुट करेंगे, फिर जो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट कितना दिया हुआ है भाई, मैग्नेटिक मोमेंट x × 10⁻⁵, पूछा क्या x पूछ दिया, कोई बात नहीं, ये जगह 5/20 = 2 पाई, तो रूट के अंदर 9.8 × 10⁻⁻, और अप्रोक्सीमेशन से कर दूंगा आंसर आ जाएगा, देखना ध्यान से, क्या भैया ये आ जाएगा x × 10⁻⁻5 दिया हुआ, कितना -5, अब ये -5 हो जाएगा -1 बचेगा यहाँ पर, ठीक, और क्या है मैग्नेटिक फील्ड कितना हुआ था, अरे ये जाएगा देखो ध्यान से 0.3 डेसिमल प्लेसेस, सो 10⁻³ तो 49 10⁻³ कर दो, कितना आ जाएगा भैया, 10 की ऊपर लेके जाओगे 10⁻⁴, ठीक, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, ये जाएगा 1/16 = 4 पाई स्क्वायर, हट जाएगा नहीं हट जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर 9.8, अब ये 10⁻³ ऊपर -1 था, कितना आ जाएगा 10⁻⁴, और नीचे क्या आ जाएगा x इंटू बताइए 40, गलत है क्या, अगर ये डेसिमल हटा दोगे तो 49 दूनी क्या होता है 98, और नहीं करना है तो डेसिमल लगा लो, आ जाएगा 0.2 आ जाएगा, कितना 0.2 या फिर 2/10, तो अपन इसको क्या कह सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, हो जाएगा आपका, देखो अगर डेसिमल हटाओगे 10 आएगा, 10 बताओगे 10⁻⁵ बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत हो जाएगा, देखो ध्यान से 2 × 10⁻⁵, और यहाँ क्या है पाई स्क्वायर, रहने दो यहाँ पर पाई, ठीक है, और बाहर क्या था 4 मुझे कितना होता है 8, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो ध्यान से, आगे से वहां चुका करके इधर ले आ, क्या एक साइड ऐड कर दे रहा हूँ, रुक जाओ एक साइड ऐड कर देता हूँ, ठीक है, एक साइड ऐड कर देता हूँ, ये चीज अच्छी हो जाएगी, बस 2 क्वेश्चन और सेक्शन ही खत्म होगा, उसके बाद वी विल डिस्कस एक नई वीडियो बनाएंगे पार्ट 2, जिसमें बनाएंगे अपन सेक्शन 2 के बारे में बात करेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, ठीक है, सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, ये क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएगा, फिर भी चलो, ये सब आपके 11th वाले सेक्शन से क्वेश्चन आए हुए हैं, देखो नेक्स्ट यहीं से कंटिन्यू करते हैं, तो यहां से आ जाएगा 1/16 = 8 × 10⁻⁻⁵ पाई स्क्वायर, एक चीज मिसिंग है, क्या मिसिंग है, कुछ नहीं मिसिंग है, x ही तो था, नीचे क्या था x भी तो था, अरे ये x छूट गया था, ठीक है ना, चलो अब x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x हो जाएगा 16 × 8 × 10⁻⁵ पाई स्क्वायर, बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है बताइए,
क्या आ जाएगा बताइए? 128। ठीक है, कुछ गलत है क्या? ठीक है, इसमें एक 10 मिसिंग है, वी विल डिस्कस। ये 1280 आना चाहिए था। लेट्स सी कहाँ गलत हो गई, कहाँ गलत हो गया। कहीं कोई एक 10 मिस हो गया। -5 था, -3 था, ऊपर आएगा तो प्लस में जाएगा। ये गलत हो गया, -4 कर दिया अपन लोगों ने। ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो गया, माफ करना। -3 पर आएगा +3 -1 बचेगा क्या? प्लस का 2। क्या बचेगा यहाँ पर? प्लस का 2। सब कुछ ठीक है, यहाँ गलती हो गई अपन लोग से। ठीक है, फिर ये भी ठीक किया तो फिर यहाँ पे भी गलती हो गई, यहाँ .2 से, तो यहाँ पर ऊपर आकर के तो को ठीक करना पड़ेगा पूरा पूरा। बस एक गलती हो गई, एक गलती से पूरी गलतियां ठीक करनी पड़ी। ठीक है, 10 की पावर -3 ना, ये तो 9 ये .2 किया, ठीक किया इसको कोई। हाँ ये ठीक है, यहाँ 10 की पावर 2 है। ठीक है, अब यहाँ से जाएगा एक 10 कट जाएगा तो बचेगा क्या? सिर्फ एक 10 बचेगा। ठीक, अब करेंगे तो सब आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से सब हटा दो, सिर्फ एक 10 कर दो, हो जाएगा ये 10 हो गया। ठीक है, बस यहाँ पे -5 हटा दो, सब कुछ सही आया, यही आपका। ठीक है, अब अगर करेंगे देखो एकदम परफेक्ट आ गया। तो कितना आ गया आपका? 1280 पाई स्क्वायर। एग्जैक्टली आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मिलाओ कहाँ है, कौन सा ऑप्शन है? ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 34th क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो भैया, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखा हुआ है x = a sin ओमेगा t + phi। ये होता है ना a sin ओमेगा t + phi, ये होता है। ठीक है, तो ओमेगा कितना है? ओमेगा सर दिया हुआ है पाई, और क्या दिया हुआ है? a कितना, एम्पलीट्यूड कितना है? पाई। पहले देख लो पाई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। यूनिट की, इसकी यूनिट क्या है? मीटर। तो इसमें सेंटीमीटर वाले तो ऐसे ही खत्म कर दो, ये तो दो ऑप्शन ऐसे ही है, 2 है ना? और t निकालना है तो कितना कितना आसान है? टाइम कट के लिए 2 पाई बाई 2 पाई अपॉन पाई। कितना आ गया? 2 सेकंड। ऑप्शन कौन सा है? ठीक है कि नहीं? कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का। नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे अपन? सेक्शन बी सॉल्व करेंगे। 15 क्वेश्चन की वो क्वेश्चन की सीरीज होगी। ये क्या? अ थिन फ्लैट सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस कितना है? रेडियस 4.5 सेंटीमीटर प्लेस जेंटली ओवर द सरफेस ऑफ वाटर। बहुत बढ़िया, ये आपके पानी के ऊपर रख दिया। ठीक है, तो आप अच्छे से बताएं क्या होगा? आपको इसी वजह से याद आ रहा है, सरफेस टेंशन होता है। ठीक है, तो इससे हटा जाएंगे। तो आप क्या कह रहे हैं भैया? यहाँ पर जब उसको आप उठाओगे तो आपको एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा ना। तो कह रहे हैं द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज कितना है? कितना दिया हुआ है? 0.07 न्यूटन पर मीटर। द एक्सेस फोर्स रिक्वायर्ड टू टेक इट अवे फ्रॉम द सरफेस। तो कह रहे हैं कितना एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए होगा उसको सरफेस से अलग करने के लिए। तो क्या होता है भैया? एक्सेस फोर्स का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। एक्सेस फोर्स कहाँ होगा? अरे इसके सरकमफेरेंस पे ही तो लगेगा, सरकमफेरेंस पे ही लगेगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? टेंशन इनटू 2 पाई। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कितना आएगा इसका आंसर? वैल्यू पुट करिए, आंसर निकालिए, फटाफट करेंगे इसको। पाई के लिए कितनी क्वेश्चन बोली हुई है? क्वेश्चन बोला 3.14 ले लो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा? जो जो चीजें आपकी 4.5, तो क्या आ जाएगा? वैल्यू पुट करना स्टार्ट करिए। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 0.07 7 × 10⁻² कर दे क्या? ठीक है, सही रहेगा। और फिर 2 × 3.14 और r कितना है? r दिया है 4.5 सेंटीमीटर। तो मैं लिख सकता हूँ 4.5 × 10⁻²। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 7 × 10⁻⁴। देखते हैं ध्यान से। ठीक है, into 2 into 3.14 into 4.5। ठीक, मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द आंसर। कितना आएगा? 19.8 10⁻³ न्यूटन, इसको लिख सकते हैं 19.8 मिली न्यूटन। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन खत्म। यहाँ पर आपने देखा कि सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन करने में हमें कोई भी ज्यादा टाइम नहीं लगा और इतने ही टाइम में पेपर सॉल्व कर सकते थे अपन। ठीक है, अब हम लोग करेंगे सेक्शन बी का डिस्कशन अगली क्लास में, अगले सेशन में, और उसमें अपन देखेंगे
कि कैसे सेक्शन बी, और आज ही होगा, ठीक है, उसका भी डिस्कशन आज ही होगा, ठीक। तो ये आज अपन करके इसको फिनिश करेंगे। थैंक यू सो मच, ठीक है, और आपको समझ में आया होगा, और यहीं पे इसको एंड करते हैं। वी विल मीट अगेन इन सेक्शन बी डिस्कशन। थैंक यू।